प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास बेंगलुरु कर्नाटका से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जीवन में जितने भी प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न ये भी कि आप के स्वास्थ्य में जो भी परेशानी आती है, डॉक्टर उसमें किंतु और परंतु लगा देते हैं। ये हो गया होता तो ऐसे नहीं होता, जैसे है ना कि ये ऐसा है, इस वजह से ये दवाई यहाँ तक खानी पड़ेगी। होता है ना, दवाई डॉक्टर साहब जो हैं वो, विज्ञान आपका कितना भी आगे बढ़ जाए, वो कहीं ना कहीं एक कंडीशन पे जा कर के रुकेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामान्यतया आप सोच के देखिए कि हम कोई भी अलमीरा भी बनाने चलते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। तो सोच के देखिए कि ब्रह्मदेव के इस ब्रह्मांड में जो समस्त सृष्टि है उसमें उन्होंने एकदम परफेक्ट सारी चीज़ें बनाई हैं। प्रकृति में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इम्परफेक्ट है, कुछ भी नहीं। आप जब जन्म हुआ और जैसे बूढ़े हुए हैं, उस समय के हिसाब से, उस अवस्था के हिसाब से आपको जब जितनी रोशनी की आवश्यकता पड़नी चाहिए या जितनी आपको रोशनी की आवश्यकता है, परमात्मा आपको उतनी ही देता है। बच्चे को उतनी ही रोशनी आँखों में भेजी जाती है प्रकृति के द्वारा जितना उससे उसका काम चल जाए। बाकी सारी दुनिया उसे धुंधली नजर आती है। धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके रोशनी के पर्दे खुलते जाते हैं, उसके आँखों के पर्दे खुलते जाते हैं और वो फिर बहुत बड़ी रोशनी के भंडार को देख पाता है। तो ये प्रकृति का ऐसा संतुलन है। प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, सब सामान्य है। पर कि मनुष्य जितनी भी चीज़ें बनाता है उसका एक न एक नुकसान जरूर होता है। कुछ न कुछ नुकसान पक्के तौर पे होगा ही होगा। आप किसी भी चीज़ को उठा करके देखिए, कोई भी वस्तु, कोई भी विज्ञान का एक ऐसा साधन जो भी है, तो आप जैसे जी रहे हैं, जीवन तो आप जैसे जी रहे हैं जी लीजिए, पर आपके उस जीने में वैदिक ज्योतिष को शामिल करके देखिए, धर्म को शामिल करके देखिए, पुराण को शामिल करके देखिए, अपनी परंपरा को जीवंत अपने जीवन में बना करके देखिए। जो आपकी संस्कृति है उसका पालन करना आपका धर्म होता है। अगर आप उसका दोहन करेंगे या आप तक आते आते आपने अपनी संस्कृति को मार दिया तो दरअसल आपको दंड का भागी होना पड़ता है। प्रकृति आपको दंड देती है। बहुत गहरी बात है। आप जिस कुल खानदान में जन्मे हैं उस कुल खानदान की परंपरा को आपने अपने तक आकर के बंद कर दिया तो आप वस्तुतः दंड के भागी हैं। समाज आपको भले दंड दे न दे, आप उसका विरोध कर सकते हैं, पर प्रकृति का तमाचा आपको निश्चित रूप से लगता ही लगता है। इस वजह से भगवान, आप लोग मुझे देख रहे हैं और मैं बहुत छोटा बालक हूँ, पर मेरे छोटी दिमाग में जो भी बात बन पड़ती है आप लोगों को सही तरीके से मार्गदर्शन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी भी चीज़ से प्रभावित होकर के ना करूँ। हमेशा हमारे जीवन में जितना धर्म रहेगा हमारी आयु उतनी ही बढ़ी रहती है ना, हमारी आयु उतनी ही बढ़ी रहती है। पुण्य और पाप के खेल से आपका स्वस्थ और अस्वस्थ होना निर्धारित होता है। उसका वो जो है वो घटता बढ़ता रहता है। आप पुण्य करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ की बात कर रहा हूँ। अगर पाप करेंगे तो मानसिक रूप से आप हमेशा ही क्षुब्ध और परेशान रहेंगे। ठीक आप उदाहरण देख लीजिए, महाभारत काल में युधिष्ठिर और दुर्योधन। हमेशा जो जलता रहा वो दुर्योधन और हमेशा जो शांत रहे वो युधिष्ठिर। इस वजह से हमें वो बनना है। आइए, छोटी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी मिल जाए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जन्म हुआ है जातिका का पौष माह में। ये लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं और आक्रामक रवैया अपनाने वाले होते हैं। मतलब अच्छे लक्ष्य पे जाना, अच्छे और ऊंचे लक्ष्य का निर्धारण करना इनके लिए बड़ा सरल और सहज होता है। मार्गशीर्ष माह में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें कभी कभी थोड़ी बहुत मूर्खता भी देखने को मिल जाती है कि वो थोड़ी बहुत मूर्खता करते हैं।
शिशिर ऋतु कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। शिशिर ऋतु पे शनिदेव का प्रभाव है। इस वजह से जब कभी भी कोई ऐसा असहज भाव महसूस हो या जब कभी भी कोई असंतोष की प्रवृत्ति पनपे तो हमें उसका ध्यान रखना होगा। मेरे कहने का सीधा अर्थ ये भी है कि कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे अपने धन को, अपने व्यय को, अपनी बुद्धि को, अपनी दिनचर्या को ठीक रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि दिन मंगलवार और धनु लग्न की कुंडली बनी है। वार के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी नीच के बैठे हैं, जो मंगल की दशा में, हालांकि जन्म कुंडली में शुक्र से दृष्ट हैं, चंद्रमा पंचम भाव पे देख रहे हैं, शनि पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव के अधिपति नीच के, पंचम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि और जन्म कुंडली में शनि का भी प्रभाव है। इस भाव के ठीक आगे गुरु शत्रु की राशि में है। इस वजह से जातक को पढ़ने में मन लगाना होगा। नहीं तो कई बार व्यक्ति को पढ़ाई से या कई बार पढ़ाई के दौरान ट्रांसफ़र हो जाए, पढ़ाई शुरू हो तो पिता की नौकरी बदल जाए, या पढ़ाई शुरू हो तो स्वास्थ्य में कमजोरी आने लगे, पेट में गड़बड़ी आने लगे, मन बुद्धि चित्त में भटकाव आने लगता है और अनिरंतरता प्रायः देखने को मिल जाती है। ऐसा ना हो, हमें इसकी पूरी कोशिश करनी होगी और हमें ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे पढ़ाई पे कभी भी किसी के परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर आ सकता है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो हमें वो ध्यान रखना होगा। हम ध्यान क्या रखेंगे? अब आप ध्यान कैसे रखेंगे? तो आप अनियमित नहीं होंगे, आप लगातार विद्यालय जाएंगे, किसी भी तरीके से अपने मन बुद्धि को भ्रमित नहीं करेंगे। हमें क्या करना है हम शुरू से ही उसे समझ करके रखेंगे, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। बाकी मंगलवार को जन्मे हैं और वार के अधिपति मंगलदेव नीच के हो जाते हैं। जन्म कुंडली के होते तो योग कारक ग्रह हैं। नवांश कुंडली में भी उनका संपर्क बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। इस वजह से वो कई बार आपको घर परिवार में थोड़े बहुत घर से परिवार से दूरी भी दे देते हैं, या कई बार व्यक्ति अपने मूल जन्म स्थान से दूर जा करके अपने प्रगति को प्राप्त करता है। ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या हो जाती है कमज़ोर, मज्जा कमज़ोर हो जाता है, बोन मैरो जिसे कहते हैं। कई बार अनियमितता, जीवन में भी कहें स्वास्थ्य में अनियमितता देखने को मिल जाती है। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा वाचाल भी होने लगता है, निर्णय गलत लेने लगता है, गलत लोगों से मैत्री में चला जाता है। ऐसा ना हो, इसकी हमें भरपूर कोशिश करनी होगी। उसके बाद जो बात बनी है उसमें चित्रा नक्षत्र में जातिका का जन्म हुआ है। तो चित्रा नक्षत्र वैसे तो ये मंगल का नक्षत्र है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो विश्वकर्मा भगवान है। तो ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए, या भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर बात बन सके तो अपने घर की सफाई स्वयं से करनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेना हो उस निर्णय से पहले 2-4 लोगों से निश्चित रूप से सलाह मशविरा कर लेना चाहिए। विशेषतः अपने बड़े भाई, या अगर बड़ा नहीं है तो छोटे भाई से भी सलाह ले सकते हैं। माता पिता, चाचा, ताया, ताऊ जो भी हैं, जो आपसे बड़े हैं, जिन पे आपको पूरा विश्वास है, उनसे आपको सलाह लेनी होगी। और अति गंड योग वाणिज्यकरण में है। कल को व्यापार करने का मन करे तो आप व्यापार भी कर सकते हैं। बाकी ये शूद्र वर्ण और राक्षस गण की कुंडली होगी, क्योंकि चित्रा नक्षत्र है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा कि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण आप अपने दाम्पत्य को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करें और जितना ज़्यादा हो सके किसी पे हावी ना हो। तामसिक प्रवृत्ति के भोजन से बचा करके रखें, मानसिक रूप से अपने आप को शांत रखें, जितना ज़्यादा हो सके क्रोध करने से दूर रहें, गलत मैत्री में जाने से बचें और बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक विचारों से अपने आप को प्रभावित करके कई बार अपनी परंपरा और कुल परंपरा का ध्यान रखें। हमें अपने माता और पिता से ज़्यादा नाम कमाना है तो निश्चित रूप से उनकी परंपराओं को भी, उनकी जो बातें हैं जो पूर्व में वो हमारे अंदर जो डाले हैं, जो ज्ञान बुद्धि है, उसको हमें मेंटेन करना होगा। तो शूद्र वर्ण के कारण कई बार व्यक्ति में तपश्चर्या की कमी होती है, अनुशासन की कमी होती है, सफाई की कमज़ोरी होती है। तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है। इसमें थोड़ी बहुत कमज़ोरी चंद्रमा को देख करके मैं देख रहा हूँ, हालांकि फिर भी वो चंद्रमा एकादशवें भाव में बैठे हैं, कोई ऐसी दोष वाली बात नहीं होगी। पर हाँ, निश्चित रूप से एकादशवें भाव में है, लेकिन पापक ग्रह का प्रभाव दे रहे हैं और उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं जा रही है।
इस वजह से थोड़ा बहुत तो शांत होना पड़ेगा। तो नियमित दिनचर्या का पालन, चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है। सबसे ज़्यादा आपको अपने वर्तमान पे फोकस करना है। बाकी भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लग्न में सूर्य बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये भी है कि लग्न में सूर्य वैसे भी बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। नवांश में भी सूर्य लग्न में बैठे हैं, दशमांश में भी लग्न में बैठे हैं। इस हिसाब से आपकी कुंडली के सूर्य वर्ग उत्तम हो गए। तो इस कुंडली के भाग्येश जो लग्न में बैठे हैं, यहाँ के पराक्रमेश जो लग्न में बैठे हैं, और यहाँ के अष्टम छठवें भाव के स्वामी जो लग्न में बैठे हैं, पर होते कहीं के भी स्वामी हो, वो लग्न में बैठे हैं, इस वजह से घबराना नहीं है। दूसरा, ये छठे भाव, यहाँ पे वो जन्म कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। किसके साथ? सप्तमेश के साथ। बुध यहाँ बैठे, शनि यहाँ बैठे, गुरु सूर्य यहाँ बैठे, मंगल। तो विवाह जब भी होगा व्यक्ति का, तो प्रगति और भी ज़्यादा स्थिर होगी, और विवाह के बाद व्यक्ति का सुख कई गुना बढ़ेगा। जबकि दशमांशा चक्र में सूर्य और मंगल का केंद्र में होना, जबकि गुरु का उच्च का होना, ये कारोबार को एक अच्छा नेचर देता है, और कारोबार में व्यक्ति का बहुत अच्छा नाम समाज में होता है और स्थापित होता है। तो ये आपकी कुंडली है। अब आगे इस कुंडली पे कौन से ग्रह किस नक्षत्र में कितने अंश पे और कैसे बैठे हैं, इस पे चर्चा कर देता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य किस नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य बैठे हैं धनु राशि में, हैं मूल नक्षत्र में। मैं डिग्री में इसी सेशन में थोड़ा अंतिम में बताऊंगा। सूर्य मूल नक्षत्र में बैठे हैं और धनु लग्न की कुंडली के लिए वो नवम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, और जन्म कुंडली में इस नवम भाव से दशम स्थान में गुरु बैठे हैं, और जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठे, और नवम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ गई जो धन भाव के स्वामी हैं, जो स्वग्रही हैं। नवम भाव से 4 घर आगे बुध बैठे, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। भाग्य भाव पे शनि का दृष्टि संबंध छोटे मोटे भाग्य में संघर्षों को जोड़ देता है, पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो शनि जो धन भाव के स्वामी हैं, वो तृतीय भाव में स्वग्रही हैं, और अपनी दृष्टि से 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, जबकि उसी भाव पे गुरु की भी दृष्टि है, और उस भाव के स्वामी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। जहाँ बैठे हैं इस भाव के स्वामी पे उनकी दृष्टि जा रही है। बहुत ध्यान से समझिए, फिर से समझाता हूँ क्या बात भाई, कि भाग्य भाव के स्वामी लग्न में बैठे, लग्न के स्वामी वृष राशि में बैठे, इसके अधिपति धन में बैठे, और धन के स्वामी स्वग्रही। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास धन है। और दूसरा, जन्म कुंडली में भाग्य भाव पे शनि की दृष्टि जा रही है, और भाग्य भाव से दशम स्थान में गुरु, भाग्य भाव से चौथे स्थान में गुरु बुध, मतलब भाग्य भाव से दोनों तरफ केंद्र में 2-2 या 1-1 शुभग्रह बैठे हैं। ये बड़ी सरल बात नहीं होगी। उसके बाद जिस भाव में बुध बैठे हैं उस भाव का स्वामी नीच का है, ये गड़बड़ है। लेकिन बात क्या है कि जिस भाव में मंगल बैठे हैं इस भाव का स्वामी उनसे दृष्ट है, तो ये मंगल और चंद्रमा का चंद्रमंगल योग बन गया, तो लाभ भाव सुरक्षित हो गया। दूसरा, जन्म कुंडली के 12वें भाव पे शनि की दृष्टि जो धन भाव के स्वामी और पराक्रमेश होकर के देख रहे हैं, और जन्म कुंडली के 12वें भाव पे गुरु की दृष्टि। तो शनि, बुध और गुरु का संबंध जन्म कुंडली के 12वें भाव से हो गया। इस हिसाब से व्यक्ति विदेश यात्रा भी करना चाहे तो 100% कर सकता है, और कुंडली के जितने भी ग्रह होंगे वो सारे के सारे न्याय करेंगे। धन भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली में शनि का किसी भी पापक ग्रह से नहीं हो रहा है। मंगल देख रहे हैं जो इस कुंडली के 9वें पंचम भाव के स्वामी होते, पंचमेश। हालांकि जन्म कुंडली में जो धन भाव के स्वामी हैं वो तीसरे भाव में बैठे हैं, मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, यानी कि तीसरे भाव पे शनि मंगल का संबंध ये दर्शाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने पीछे भाई बहनों वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे शनि स्वग्रही बैठे हैं और मंगल छोटे भाई के कारक होते हैं, तो भाई का सुख भी है। दूसरा कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे शनि मंगल का संबंध व्यक्ति को पराक्रमी और जिद्दी, हठी, अपने पराक्रम के बल पे सारी चीजें करने वाला बना देता है। मैं अभी सूर्य पे ही हूँ, सूर्य की राशि पे मैं चर्चा कर रहा था। सूर्य जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति जन्म कुंडली में लग्नेश होता है, छठे भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव से किसी भी तरीके से अगर गुरु या सूर्य का संबंध बनता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्यशाली होता है। भाग्य भाव का संबंध जन्म कुंडली में यहाँ के स्वामी कहाँ बैठे? त्रिकोण में, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, और गुरु की दृष्टि। बात हुई ना? त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, त्रिकोण के स्वामी अष्टम में,
त्रिकोण के स्वामी अष्टम में और यहाँ के स्वामी जन्म कुंडली में जो शुक्र बनते हैं वो तीसरे भाव में। इसका अर्थ होगा कि पंचम भाव के स्वामी जो सुप्त विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान और शिक्षा का होता है, उसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है। वाणी का सुख व्यक्ति का कमजोर है। व्यक्ति बोलेगा तो कड़वा बोलेगा, या कई बार अपनी वाणी से ही वो शत्रु इकट्ठा करने वाला होता है, क्योंकि पंचम भाव वाणी का सुख, पिता की संपत्ति का सुख है। तो हमें इस बात का ध्यान 100% हमेशा रखना होगा कि पढ़ाई में मन जातक का लगे, मतलब उसके संस्कार समुचित रूप से हों और विद्या अध्ययन या अक्षरारंभ का जो मुहूर्त होता है उसको साध करके ही व्यक्ति की शिक्षा आरंभ की जाए, मतलब उसको तभी कलम पकड़ाई जाए। दूसरा, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति यहाँ भी अष्टम भाव में है, यहाँ भी पंचमेश जो है वो त्रिक भाव में है और यहाँ पे भी पंचमेश अष्टम भाव में जा रहे हैं। अलग बात है कि यहाँ पे गुरु का प्रभाव है, यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव है, यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में है लेकिन गुरु का प्रभाव होता है। मतलब कुल मिलाकर के जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होगा वैसे वैसे पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। वैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अभी दे ही देता हूँ, जब पंचम भाव से चर्चा हो रही है तो पढ़ाई व्यक्ति की पूरी हो जाएगी। कोई ऐसे आधुनिक शिक्षा पद्धति से व्यक्ति पढ़ाई करेगा और निश्चित रूप से मैनेजमेंट, एचआर और बैंकिंग के क्षेत्र में या सीए वगैरह का काम व्यक्ति कर सकता है। ये आपकी कुंडली में यहाँ तक बना हुआ है। तो ये मैं सूर्य तक था। सूर्य मूल नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से सूर्य की दशा में व्यक्ति अनुभव से युक्त होकर के बातें करेगा। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है, इस वजह से चंद्रमा की दशा व्यक्ति के जीवन में कभी कभी छोटे या बड़े थोड़े बहुत धन लाभ और धन हानि का संकेत भी देती है। हालांकि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का जो प्रभाव चित्रा नक्षत्र का है उसमें कई बार धन हानि के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं या कम पैसों पर नौकरी करने का काम भी दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की दशा में मंगल का अंतर, सूर्य का अंतर, शुक्र का अंतर और शनि का अंतर लाभदायक सिद्ध होगा। उसी चंद्रमा की महादशा में जब कभी भी शुक्र का अंतर आएगा तो लाभ और भी ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब हर एक तरीके का लाभ होता है। मंगल जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में 9 अंश के वक्री हुए हैं और गुरु 19 अंश के वक्री हुए हैं। ये 2 ग्रह वक्री हैं। वक्रत्व का अर्थ होता है टेढ़ा, तो पापग्रह टेढ़ा हुआ तो और भी ज़्यादा वो परेशान करेगा। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जो मंगल 9 अंश के वक्री हुए हैं, इनका काफ़ी हद तक परिणाम जन्म कुंडली के सप्तम भाव की तरफ आएगा और इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में मंगल फ्लक्चुएशन के साथ परिणाम करेंगे। तो कई बार पेट में ऑपरेशन होता है, संतति या गर्भ ठहरने में दिक्कत होती है, या कई बार एक तरीके की संतति पैदा होती है, या तो खाली पुत्र या तो खाली पुत्रियाँ। इसके साथ साथ मंगल पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं जिसके स्वामी शनिदेव स्वग्रही बैठे हैं और नवांश चक्र में वो अपने ही राशि, अपने ही नक्षत्र को पकड़ रहे हैं, कन्या राशि में। इस वजह से यहाँ पे मंगल रोग तो देंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। मंगल रोग देंगे, जैसे घाव, फोड़ा, फुंसी, कई बार पेट की परेशानियाँ या इस तरीके की परेशानियां देते हैं जो अनियमितता होती है हमें। और दूसरा, वो मंगल कंसंट्रेशन को लूज़ करेंगे, व्यक्ति चंचल होता है या कई बार ऐसा भी होता है कि उसके निर्णय गलत भी साबित हो जाते हैं, तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। बजरंगबली की पूजा, नित्य अपने घर की सफाई खुद से, वास्तु देवता की पूजा, नियमित बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, घर में सुंदरकांड का पाठ निश्चित रूप से होता रहे। बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण जातक या जातिका स्वयं से रोज दिन करें, इसकी कोशिश करनी होगी बच्चा जब बड़ा हो जाए तो। बुध जन्म कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, अपने नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो भाग्यशाली बनाएंगे, कृतज्ञ बनाएंगे। इतना ही नहीं, वो दाम्पत्य को अच्छा रखेंगे, अपनी दशा काल में धन भी देंगे। और इतना ही नहीं, वो मैं तो ये भी बात कहता हूँ कि बुध की दशा में आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, दशम में बैठ करके चतुर्थ को देख रहे हैं, सूर्य लग्न में बैठे हैं। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में गुरु और केतु के कारण थोड़े बहुत, राहु 11वें भाव में है, गुरु राहु और केतु के संपर्क में है, लेकिन जिस भाव में बैठे इस भाव का अधिपति अष्टम में जा रहा है। इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शुक्र स्वग्रही हैं, तो चंद्रमा और शुक्र का संबंध मैंने कहा है लाभदायक होगा। पर फिर भी हमें कई बार मंगल की दशा में, बुध की दशा में थोड़े बहुत, हालांकि ठीक है, वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बुध की दशा लगभग ठीक जाएगी। उस बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर और मंगल का अंतर छोटे छोटे परेशानियों को देने वाला हो सकता है। लेकिन बुध की दशा में मंगल तो मैंने खराब बोल दिया, बुध की दशा में गुरु, सूर्य और शुक्र के साथ चंद्रमा, ये सब लाभ देने वाले महादशा अंतरदशा साबित होंगे।
देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं वक्री होकर के 19 अंश 48 कला के साथ। उन पे किसी पापग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। एक पापग्रह केतु देख रहा है जो व्यक्ति को धार्मिक और समस्या को समझने का बल देता है, जबकि उसी गुरु के ऊपर बुध की दृष्टि व्यक्ति को कृतज्ञ और मार्मिक बातें करने वाला, शत्रुओं से अपनी सुरक्षा स्वतः आराम से कर लेने वाला और भीषण संकट से आसानी से निकल जाने वाला तिकड़मी, राजनीतिज्ञ और समाज का परिचित व्यक्ति होता है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुरु रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं और दरअसल गुरु इस कुंडली के लिए वृष राशि में बैठे हैं, नवांश में मिथुन में जा रहे हैं, दशमांशा में उच्च के हो गए। तो गुरु की दशा निरंतर जातक को धन लाभ देने वाली ही होगी। शुक्रदेव आपकी कुंडली के लाभेश होते हैं, धन भाव में बैठे हैं, चंद्रमा से केंद्र में हैं, मंगल के प्रभाव में हैं और केतु के प्रभाव में भी हैं। इस वजह से वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। चंद्रमा आपकी कुंडली में अव्यवस्थित नहीं है तो शुक्र भी ठीक है, वो धन लाभ बढ़ाएंगे, पराक्रम की वृद्धि करेंगे। वो शुक्र आपकी कुंडली में अपनी दशा काल में छोटी मोटी बीमारियां, रोग शोक दे सकते हैं, जैसे पाचन तंत्र, आंखों से संबंधित समस्या, नेत्र की ज्योति कमजोर हो जाए, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। कई बार व्यक्ति का दिमाग उटपटांग हरकतें भी करता है, मतलब ज़्यादा सोचना। लेकिन दशमांशा चक्र में वापस वो ग्रह आपकी कुंडली में आपको बलवान बना रहा है, क्योंकि ये स्वग्रही बैठे हैं और जहाँ बैठे हैं ये इसी भाव के स्वामी भी होते हैं। इस वजह से शुक्र की दशा व्यक्ति को अच्छी जाएगी, महादशा में भी अंतरदशा में भी। उस शुक्र की महादशा में सूर्य और कई बार मंगल थोड़े कमज़ोर जाएंगे। लेकिन मैंने जितनी बात कही है कि शुक्र आपकी कुंडली में आत्मकारक बन रहे हैं, नवांश कुंडली में वो सिंह राशि में बैठे हैं, जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति जन्म कुंडली के लग्न में बैठा हुआ है। इस वजह से शुक्र की दशा आपके भाग्य को सपोर्ट तो निश्चित रूप से करेगी। और शुक्र का धन भाव से संबंध व्यक्ति को कभी भी धनहीन नहीं होने देता है। हमारी बात शुक्र तक हो चुकी है। तो ये मैंने आपसे देवगुरु बृहस्पति तक चर्चा की है। देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में हैं, शत्रु की राशि में है। इस वजह से हालांकि बुध से दृष्ट हैं तो व्यक्ति दान पुण्य, पूजा पाठ, उसके घर में नित्य ब्राह्मणों का आवागमन भी होता रहता है। देवगुरु बृहस्पति पे केतु की दृष्टि व्यक्ति को सामाजिक परिवेश को समझने वाला, व्यवस्थाओं में सहयोग देने वाला और कभी भी किसी के द्वारा निष्कासित नहीं किया जाने वाला होता है। इतना ही नहीं, नवांश चक्र के आधार पर मिथुन राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। इनसे चौथे भाव में मंगल और राहु बैठे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की महादशा में जब कभी भी मंगल और राहु का अंतर आएगा तो मानसिक तनाव बढ़ाने वाला होगा, जबकि उसी देवगुरु बृहस्पति की महादशा में केतु का अंतर व्यक्ति को समस्या को समझने में मदद करेगा और व्यक्ति के गंभीरता को बढ़ाने वाला होगा। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की दशा जातक के जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, धन, स्वास्थ्य और वैभव की वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही साथ उस दशा काल में व्यक्ति की छूटी हुई पढ़ाई पूरी होने के संपूर्ण योग भी बने होंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली के धन भाव में आपको सुंदर बनाएंगे। पैतृक संपत्ति से सराबोर व्यक्ति रहता है, पिता के लिए भाग्यशाली होता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने वाला भी होता है और शुक्र की दशा में, चंद्रमा की दशा में, राहु की दशा में और साथ ही साथ मंगल की दशा में स्थान परिवर्तन का तीव्र योग भी लगा देते हैं। इतना ही नहीं, द्वितीय भाव से शुक्र का संबंध व्यक्ति की पैतृक संपत्ति, कुटुंबों से भरा पूरा और बेहतर व्यक्तित्व का, बेहतरीन आचरण का, शुद्ध अंतःकरण का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज में बना देते हैं। ये शुक्रदेव चंद्रमा से अगर केंद्र में नहीं होते तो दाम्पत्य में कमजोरी दिख जाती, लेकिन चूंकि वो चंद्रमा से केंद्र में हैं, चौथे बैठे हैं ना, चंद्रमा से 4 घर आगे बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे शुक्रदेव लाभान्वित करने और कराने वाले ग्रह बनेंगे। यहाँ व्यक्ति की कुंडली में जो प्रभाव मैं देख रहा हूँ, वहाँ जीवन में रोग अगर होगा तो थोड़ी स्थिरता रहेगी, लेकिन जैसे गुरु आएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर बात करते हैं तो करियर को लेकर के जो एक
लाभ प्राप्त करने का योग बना हुआ है वो विदेश में ज़्यादा बना, क्योंकि दशम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं। पर बात ये भी रहे कि आप बाहर जा रहे हैं या बाहर जाकर के कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ जा कर के आपको अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि कई बार बाहर जाएंगे तो पैसे तो मिलेंगे पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी देखने को मिल सकती है। शनिदेव के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो स्वग्रही बैठे हैं और उनसे चौथे घर में गुरु और 10वें घर में बुध बैठे हैं। ठीक यही बात यहाँ भी लागू हो गई कि भाग्य भाव से 4 घर आगे बुध और भाग्य भाव से 10 घर आगे गुरु। ठीक वही शनि के साथ, तो शनि के 4 घर आगे गुरु और शनि से 10 घर आगे बुध बैठे हैं। शनि से त्रिकोण में चंद्रमा बैठ गए। इस वजह से शनिदेव इस कुंडली में लाभप्रद ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, क्योंकि स्वग्रही हैं और इन ग्रहों का इन्हीं भावों में बैठना अच्छा माना जाता है। जबकि कुछ आचार्य इसको ये भी कहते हैं, प्रतिष्ठित आचार्य कहते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में अगर कोई पापग्रह बना हो तो उसका बैठना वहाँ पे कई बार क्रिटिकल कंडीशन को लाने वाला होता है। पर अगर बात करें तो जन्म कुंडली के 3रे, जन्म कुंडली के 6वें, जन्म कुंडली के 8वें और 11वें भाव में अगर पापग्रह बैठते हैं तो कई बार व्यक्ति के पराक्रम को बहुत ज़्यादा मजबूत और बेहतरीन बनाने वाला और कीचड़ से कमल खिलने वाला ऐसा बना देते हैं। तमाम प्रकार की विषम परिस्थितियों से व्यक्ति उलझता है और आगे निश्चित रूप से सफल होने का झंडा भी लहराता है। तो शनिदेव ये ठीक है, 19 अंश के बैठे हैं। शुक्रदेव 25 अंश के बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति 19 अंश के मायने बताया था। तो 25 अंश के शुक्रदेव आपको सुंदर बनाएंगे और धनवान बनाएंगे और साथ ही साथ लाभ योग भी बनाएंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं। और साथ ही साथ पराक्रम भाव में जो शनि 19 अंश के बैठे हैं वो नवांश चक्र के आधार पर और दशमांशा चक्र के आधार पर आपको क्या क्या कह रहे हैं। तो शनि की दशा धन देने वाली होगी, नौकर चाकर भाई बहन से परिपूर्ण रखेगी। लेकिन उसी शनि की महादशा में कई बार व्यक्ति गलत निर्णय लेकर के अपने धन की हानि भी करेगा और बाद में पश्चाताप या कम पैसों पर काम करने के लिए व्यग्र रहेगा। ऐसी चीज़ें होती हैं। राहु आपकी कुंडली में 4th स्थान में बैठे हैं, कोई खराबी नहीं है। ये यहाँ पे आपकी कई बार कुंडली में सरकारी नौकरी का योग भी लगा रहे हैं और पिता से संपत्ति का लाभ भी दे रहे हैं, माता और पिता के लिए भाग्यशाली भी बना रहे हैं। तो राहु आपकी कुंडली में 100% बढ़िया है, उसमें ज़रा भी संशय करने वाली कोई बात नहीं है। 4th स्थान के राहु खराब नहीं माने जाते हैं। मीन राशि और धनु राशि में राहु देव तटस्थ हो जाते हैं, इस वजह से उनका कभी भी बुरा परिणाम आपको एक तरफा बुरा नहीं मिलेगा और कभी भी एक तरफा अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। शनि और मंगल एक दूसरे से केंद्र में नहीं है, ये इस कुंडली की अच्छी बात है। लेकिन नवांश कुंडली में दोनों एक दूसरे से केंद्र में आ रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में शनि देव और मंगल देव एक दूसरे से केंद्र में वहाँ भी नहीं है। इस वजह से करियर को लेकर के हमें कोई चिंता नहीं करनी है, स्वास्थ्य और दिनचर्या को लेकर के हमें कोई चिंता नहीं करनी है, मतलब अपने जीवन को लेकर के। पर दाम्पत्य में जब ये शनि मंगल राहु केतु केंद्र में आ जाते हैं तो कई बार छोटी मोटी परेशानियां देने लगते हैं, हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम जब कभी भी शनि और मंगल की दशा हमारे ऊपर से चलती है तो हम अपने विशेषतया सभी चीज़ों पे तो ध्यान देंगे ही, चलो सही बात है, लेकिन हम अपने दाम्पत्य पे और अपने परिवार में आंतरिक गतिरोधों को प्रकट नहीं होने देंगे, उसे दबा कर रखेंगे, उसे शांत रखेंगे, उसे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचने नहीं देंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा उसे ठीक करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तो ऐसा हमें इस प्रकार की जो चुनौतियों का सामना करना होगा वो कब करना होगा, जब शनि और मंगल की दशा आएगी तब। अन्यथा तो बाकी आपकी कुंडली में गुरु ठीक हो रहे हैं, आपके शुक्र ठीक हो रहे हैं, आपके चंद्रमा ठीक हो रहे हैं, तो ग्रह कोई भी ऐसे खराब नहीं बैठा है। अब मैं आपको आपकी कुंडली पे भावों का संबंध बताता हूँ कि कौन से भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, उनको कहाँ बैठना चाहिए था। अब सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की। तो लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं, ये अवयोग लगाते हैं। ये या तो यहाँ बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते या यहीं बैठ जाते, यहाँ भी बैठते तो ठीक होता, पर कम से कम यहाँ बैठ कर के वो थोड़ी बहुत संशयों में व्यक्ति को लेके जा रहे हैं। ये संशय क्यों है? क्योंकि पंचमेश भी अष्टम भाव में नीच के हो रहे हैं। अगर ये गुरु यहाँ बैठे हैं तो ठीक था, चलो ठीक है बैठे हैं, पर अगर ये मंगल यहाँ नहीं बैठे होते तो बात संभल जाती। पर बात क्या है कि गुरु भी यहीं बैठ गए हैं और मंगल भी यहीं नीच के हो गए हैं, इस वजह से गुरु का प्रभाव थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। धन और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के शनि का स्वग्रही होना और उनके ठीक पीछे शुक्र का होना, ये अच्छी बात है। खास करके धनेश का स्वग्रही होना और पापग्रह होना, ये भी मैं उसे खराब नहीं कहूँगा। धन भाव पे केतु की दृष्टि, ये अच्छी बात है। इससे चतुर्थ और दशम स्थान में जो बुध और गुरु का बैठना है, ये धन की स्थिति को बढ़िया रखता है और व्यक्ति कुटुंब वाला होता है।
चतुर्थ स्थान के अधिपति का छठे में जाना, ये और केतु से दृष्ट होना, इस भाव से तीसरे घर में मंगल का होना, इस भाव से सातवें घर में बुध का होना और इस भाव से नवम घर में शुक्र का होना गुरु का और चतुर्थ भाव का बल बढ़ा रहा है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी जहां बैठे उससे तीसरे घर में मंगल पापग्रह होकर के बैठे हैं, नीच की राशि में बैठे हैं। इस वजह से थोड़ी समस्या रहेगी, पर फिर भी ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी भाव से तीसरे घर में पापग्रह का बैठना उस भाव का भी बल बढ़ाता है और उस ग्रह का भी बल बढ़ाता है। मैंने इस पर बहुत बार कार्यक्रम बनाया है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी जहाँ बैठे उसके बल बढ़ गए क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हैं, और गुरु का भी बल बढ़ा क्योंकि किसी भी ग्रह के आगे 3 घर अगर गुरु में शनि मंगल बैठते हैं तो अच्छा होता है। दूसरा, गुरु और शनि दोनों की दृष्टि 12वें भाव पे है। ये जातक के जीवन को लाभान्वित करेगी और कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वो लगभग परिणाम करने वाले बनेंगे। पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना ठीक नहीं था। या तो यहीं बैठते या तो यहाँ बैठ जाते तो सर्वोत्तम होता, यहाँ भी बैठ जाते तो ठीक होता, यहाँ बैठ जाते तो और ज़्यादा अच्छी बात होती। फिर ये महान राजयोग बन जाता। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा होता कि मंगल या तो यहाँ बैठे होते। व्यक्ति का मन पढ़ाई में हमेशा लगता अगर लग्न में बैठ जाते, पर वो बैठे नहीं हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। और जन्म कुंडली में यहाँ भी वो कन्या राशि में मंगल के साथ जा रहे हैं राहु। इस वजह से थोड़ी बहुत संघर्ष मंगल की दशा में देखने को मिलेगी। मतलब हमें मंगल के लिए अपने कुल देवता की पूजा, वास्तु देवता की पूजा, बजरंगबली की आराधना, नित्य मंदिर का दर्शन, अनियमित दिनचर्या से बचना और मित्रों से सावधान रहना। साथ ही साथ किसी पर भी विश्वास न करना, अकेले यात्रा में न जाना, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में न रहना, बहुत शांत तरीके से अपना जीवन बिताएं। हाँ, अपने करियर पे पूरा फोकस करें, पर बहुत ज़्यादा पार्टी, बहुत ज़्यादा जो है वो तड़क भड़क वाले कपड़े और बहुत सारी चीज़ें जो आजकल आधुनिक होती हैं उनसे व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। कई बार पेट से संबंधित समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आती है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। और इस मंगल से चतुर्थ स्थान में बुध बैठे हैं जो ठीक होंगे। इस मंगल से पंचम स्थान में जो बुध बैठे हैं वो भी ठीक और चंद्रमा भी ठीक बैठे हैं। खास करके इस मंगल और शुक्र का संबंध जो आमने सामने हुआ है वो कई बार व्यक्ति के नेत्र की समस्या को बढ़ाने वाले और हार्मोनल डिसबैलेंस करने वाले भी नजर आते हैं। हमें इसका ध्यान रखना होगा कि शुक्र और मंगल की दशा में हमारे नेत्रों की समस्या हमें परेशान न करे। छठवें भाव के साथ साथ एकादशवें भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, शुक्र में जब कभी भी गुरु का अंतर आएगा तो लाभ बढ़ेगा, उसी शुक्र की महादशा में जब मंगल का अंतर आएगा तो व्यय बढ़ेगा। जबकि शुक्र का ऋण भाव का अधिपति होकर के धन भाव में बैठना ये ऋण दोष लगाता है। इस वजह से शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर धनहीनता का एक प्रभाव भी दिखाएगा। मतलब हमें उस दशा काल में कोई भी निर्णय लेना है, बहुत सावधानी से सटीक निर्णय लेना होगा, और अगर हो सके तो हम उस समय किसी से चर्चा परिचर्चा जरूर कर लेंगे। तो शुक्र का प्रभाव ऐसा है। नवमांश चक्र में भी वो जो शुक्र बन रहे हैं वो 5 नंबर में जा रहे हैं और किसी शुभ ग्रह का उनके ऊपर प्रभाव नहीं है। दशमांशा चक्र में वो अष्टम भाव के स्वामी होकर के स्वग्रही हुए हैं, ये लगभग ठीक होंगे। मतलब कर्म क्षेत्र के लिए शुक्र अच्छे हैं, जबकि नवमांश चक्र के लिए वो छोटे मोटे परेशानियों को देने वाले, जैसे दाम्पत्य को, हालांकि फिर भी ये शुभकर्त्री लगा रहे हैं। तो यहाँ जो शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव था, इसके शुभकर्त्री के कारण ये चीज़ खत्म हो जाएगी और ये यहाँ जो नेगेटिव परिणाम मिल रहा था शनि मंगल राहु केतु का, वो मिनिमाइज हो जाएगा। जबकि लग्न में गुरु और सूर्य का बैठ करके सप्तम भाव को देखना, सप्तमेश का सप्तम भाव को देखना, साथ ही साथ जन्म कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी का लग्न में बैठना और जन्म कुंडली में शुक्र का यहाँ बैठना विवाह को तोड़ने से बचाने का पूरा प्रक्रम करेंगे। और मैं ये दावे से बात कर सकता हूँ कि विवाह टूटने का कोई योग नहीं लगेगा। और वो क्यों है? क्योंकि गुरु और सूर्य हैं और शुक्र यहाँ बैठे हैं, साथ ही साथ केंद्र में शनि मंगल राहु केतु हैं। ये व्यक्ति के कुंडली को एक अच्छा नेचर देने वाले बन रहे हैं। तो ये मैंने पंचम से छठवें भाव तक आपकी चर्चा की। इसके बाद अगर बात करें तो जन्म कुंडली के सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव और बैठे हैं 12वें भाव में। इस कारण से हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम बहुत ज़्यादा बातूनी ना हो, हम बहुत सलीके से, बहुत शांत होकर के अपनी बात रखें और पूरी ईमानदारी से अपने काम पे फोकस बढ़ाएं। क्योंकि मंगल कई बार जब नीचे के हो जाते हैं या पंचम भाव जब पीड़ित होने लगता है या नीच के हो जाते हैं पंचमेश, तो कई बार संतान, विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, यश, प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों से हमारा ध्यान भटकने लगता है और कई बार हम बहुत जल्दी डिरेल हो जाते हैं। ठीक इसमें सहायता बुध कर देते हैं, क्योंकि बुध भी 12वें भाव में वृश्चिक राशि के बैठे हैं। तो यहाँ वात, पित्त, कफ
और बुद्धि की जो शार्पनेस है वो कई बार थोड़ा मध्यम हो जाए, तो हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, गलत जगह पे तर्क नहीं करेंगे और गलत लोगों से मैत्री नहीं रखेंगे। इतना ही नहीं, हम अपने स्वास्थ्य का जितना ज़्यादा हो सके इस बात को लेकर के ध्यान रखेंगे कि उसमें एक डिसकंटिन्यूटी न रहे, एक मेंटेन करने की बात जो है वो बनी रहे। जैसे हम लगातार एक जीवन को एक ढर्रे पे चलाने की कोशिश करें, हमारे मित्र बार बार ना बदलें, हमारा रणनीति हमारी जो है वो बार बार ना बदले, हम किसी की पॉलिटिकल माइंडसेट को समझने की पूरी कोशिश करें। तुरंत ही किसी को उत्तर देने से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम थोड़ी देर रुकें, उसको स्टडी करें, उसके बाद कोई एक निर्णय पे पहुँचे। तो ये सब हम जब बड़े हो जाएं तब हमें ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये हैं बुद्धदेव। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति लग्न के अधिपति होकर के और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं। अब मैं यहाँ पे इनका बैठना एक लाभ कैसे बताता हूँ। अगर ये यहाँ बैठ जाते तो दूषित हो जाते, जबकि यहाँ बैठे हैं तो फिर भी ठीक हैं। और यहाँ बैठे हैं जिस भाव का स्वामी मित्रस्थ होकर के तात्कालिक मैत्री में जा रहा है, स्थिर राशि में बैठे हैं, तो नौकरी में स्थिरता, कारोबार में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा और समस्या को समझने में व्यक्ति देर नहीं करेगा, बहुत आसानी से वो बात को समझ आता है। तो हम जो बात मैंने बुद्ध के बारे में कमजोरी वाली कही थी उसकी भरपाई देवगुरु बृहस्पति यहाँ कर रहे हैं। और खास करके जब दशम स्थान पे उनकी दृष्टि जा रही है, दशम भाव के स्वामी पर भी उनकी दृष्टि जा रही है, तो सामाजिक क्षमता जितनी भी है या सामाजिक परिवेश जितना है, सामाजिक छवि व्यक्ति की 100% अच्छी रहेगी। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि गुरु नौकरी देने में सहायक होंगे, गुरु आपको क्रिएटिव बनाएंगे और आपको आपकी समस्या को समझने में सहायता करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर जो कृतज्ञता होगी, समस्या को समझने की शक्ति होगी, वो सब गुरु और बुद्ध के कारण ही मिलेगा। आप जो दूसरों को मदद के लिए आगे आएंगे, जो आपके अंदर विनय संपन्नता होगी, वो इसी गुरु के कारण होगी। जो ब्राह्मणों को देने का बल होगा, जो दूसरों की समस्या को समझने की जो शक्ति होगी, वो इसी गुरु के कारण होगी। तो ये आपकी कुंडली में अच्छे हैं। शुक्रदेव जन्म कुंडली में मैंने बात कही लाभ होकर के धन भाव में बैठे हैं, यह महालाभकारी योग बना हुआ है। और कम से कम आपको वो, हाँ, शुक्र की महादशा में जब कभी भी मंगल और राहु आएंगे तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान निश्चित रूप से रखना ही होगा। तो ये है गुरु शुक्र की बात हो गई। शनिदेव के बारे में मैंने चर्चा कर रखी है। राहु और केतु आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, मैं उन्हें कमज़ोर नहीं कहूँगा। अगर वो शनि स्वग्रही नहीं होते तो राहु कमज़ोर हो जाते, जबकि राहु ठीक बैठे हैं। इतनी सारी चीज़ें। लग्न कुंडली में अच्छी बात क्या है? लग्न कुंडली में अच्छी बात है सबसे कि लग्न में सूर्य बैठे हैं। लग्न कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात है कि धन भाव से शुक्र का संबंध है। लग्न कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात है कि एकादशवें भाव में चंद्रमा बैठे हैं। लग्न कुंडली की पांचवी सबसे अच्छी बात है कि चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थितः सतोषतः शुभाचांतर दशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदान निराम। चतुर्थ स्थान में राहु बैठे हैं। और साथ ही साथ जरा ध्यान से देखें तो लग्न कुंडली की सबसे अच्छी बात में एक बात और भी होगी कि शनि स्वग्रही है, कम से कम अपने भाव को वो ग्रह बिगाड़ नहीं रहा है। दूसरा, लग्न कुंडली में कमजोरी क्या है? लग्न कुंडली में सबसे बड़ी कमजोरी है दशम स्थान में केतु। तो सामान्य बात है कि राहु जब यहाँ बैठेंगे तो केतु यहाँ बैठेंगे, तो यहाँ राहु अच्छे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ केतु गड़बड़ हो जाते हैं। दूसरा, लग्न कुंडली में बुरी बात क्या है या जो अच्छी बात नहीं है वो क्या है कि जन्म कुंडली में गुरु का छठे भाव में बैठना। थोड़ी बहुत कमजोरी है तो थोड़ी बहुत अच्छाई भी है। दूसरा, तीसरे नंबर पे कि लग्न कुंडली में कमजोरी क्या बन रही है? 12वें भाव में राहु हैं और राहु से दृष्ट हैं, जो व्यक्ति का दिमाग कई बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन के साथ रहता है। कई बार व्यक्ति जल्दी से तबाक से कोई उत्तर दे देता है, किसी के बारे में कोई तुरंत ही राय बदल देता है, मित्र बदल जाते हैं, शत्रु बदल जाते हैं, विचारधारा बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ये सब राहु और बुध के कारण होता है। नवांश कुंडली में अच्छी बात क्या है? नवांश कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि गुरु और सूर्य केंद्र में है। नवांश कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात है कि शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं। नवांश कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं। उसके बाद चौथी सबसे अच्छी बात है कि सप्तम भाव के स्वामी सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम और गुरु का परिवर्तन है। तो कई बार व्यक्ति का विवाह अपने पसंद से होता भी है और नहीं भी होता है, पर बाद में फिर भी वो विवाह को चलाने में विश्वास रखता है, वो उसमें तोड़ने के बारे में नहीं जाता। नवांश कुंडली की अच्छी बात में से एक बात यह है कि यहाँ राहु यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ राहु यहाँ भी बैठे हैं। और अच्छी बात इतनी सारी नवांश कुंडली में बन रही है। दशमांशा चक्र में सबसे अच्छी बात क्या है कि लग्न में सूर्य यहाँ भी तो सूर्य वर्गोत्तम हो गए, है ना, वर्गोत्तम ग्रह बलवान हो गया। मंगल यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, तो कई बार ये थोड़े बहुत मतभेद देते हैं। हालांकि व्यक्ति को उसके माता और पिता के सुख के कारण, माता और पिता के सहयोग के कारण अपने करियर में वो 100% सफल माना जाता है। यहाँ शनि का बैठना ये ठीक है,
जो व्यक्ति को साहसी बनाएंगे। यहाँ शुक्र का बैठना भी ठीक होगा, यहाँ सूर्य का बैठना ठीक है, यहाँ मंगल का बैठना थोड़ा गड़बड़ है पर लगभग ठीक है, पर गुरु यहाँ बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। इस कुंडली में गुरु का चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में बैठना बहुत बढ़िया रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब मैं इस बात पे आपका ध्यान लेके आता हूँ कि चंद्रमा से कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं तो कितने अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा से। द्वितीय घर में बुध का होना व्यक्ति को सुंदर और बातूनी बनाता है। चंद्रमा से तीसरे घर में सूर्य का होना व्यक्ति अपनी बुद्धि का और अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करने वाला होता है। उसी चंद्रमा से 4 घर आगे शुक्रदेव व्यक्ति को सुंदर दाम्पत्य देते हैं। उसी चंद्रमा से 5 घर आगे शनि व्यक्ति को पेट का रोगी बनाते हैं। उसी चंद्रमा से 6 घर आगे राहु व्यक्ति को आक्रामक रवैया बनाने वाला और प्रतियोगिता से भरा हुआ ऐसा वाला बना देते हैं। उसी चंद्रमा से 8 घर आगे गुरु व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां देते हैं, जबकि उसी चंद्रमा से 10 घर आगे मंगल व्यक्ति को कठोर, जिद्दी या बिना सोचे समझे काम करने वाला बना देते हैं। क्लियर है? अब मैं अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अष्टक वर्ग में अगर बहुत ध्यान से समझेंगे तो व्यक्तित्व ठीक है, आयु ठीक है, निर्णय भी लगभग ठीक है, पर हमें अपनी वाणी पे संयम बरतना होगा। हम अपने धन को सही जगह पे खर्च करें, इसका ध्यान देना होगा। हम किसी की चापलूसी के कारण या किसी की चिकनी बातों के कारण हम अपने धन का गलत इस्तेमाल ना करें या गलत जगह पे व्यय ना करें, इसका ध्यान देना होगा। हम अपने पराक्रम को निश्चित रूप से मेंटेन करेंगे और उसे बढ़ाए रखेंगे। हमारी कुंडली में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और सांसारिक सुख भी बहुत अच्छा रखेंगे या है। उसके बाद इस कुंडली की शिक्षा थोड़ी बहुत कमजोरी से पूरी होती हुई नजर आ रही है। मतलब इसका अर्थ होगा कि हमें माता और पिता के ऊपर या हमारे माता पिता को इस बात को ध्यान रखना होगा, इस कुंडली के पिता जो भी हैं माता, कि वो पढ़ाई में सहयोगी साबित हों या सहयोग करें। सहयोग किस में करें? निर्णय लेने में। सहयोग किस में करें? विषय के चयन में। सहयोग किस में करें? विद्यालय के चयन में। सहयोग किस में करें? मित्रों के चयन में। और ये बात जातक या जातिका को भी स्वीकार करनी होगी। नौकरी और व्यवसाय दोनों में नौकरी ज़्यादा अच्छी है, व्यवसाय में उठापटक चलता रहेगा। इस वजह से कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित हो जाएं। आरंभ में कोई भी नौकरी मिल जाए उसे स्वीकार करें, आगे बढ़ करके आगे उसी क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे और नौकरी बदलती जाएगी। आयु में थोड़ी बहुत गड़बड़ी, इसका अर्थ है कि आयु रोगी है, मतलब हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा। साथ ही साथ इस कुंडली का भाग्य ठीक है। धर्म, सामाजिकता, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब बहुत अच्छा बना हुआ है और ये कुंडली 100% से भी ज़्यादा प्राप्त कर लेगी। हाँ, ये कुंडली अगर ऋण में फंस जाएगी या किसी को भी अगर पैसा दे देगी तो निकलना मुश्किल होगा और फिर कुंडली के लिए एक दूसरों की जिम्मेदारी उठा लेना, दूसरों के कारण अपने धन का नुकसान कर लेना, ये सब चीज़ें ये कुंडली कर सकती है। इसमें हमें सावधानी बरतनी होगी। लग्न कुंडली के आत्मकारक ग्रह होते हैं शुक्रदेव। नवांश कुंडली में वो जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर वो आपको कम से कम मेहनती बना रहे हैं। लग्न कुंडली के आत्मकारक ग्रह शुक्रदेव नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति लग्न में बैठा है अपने मित्र के साथ, इस वजह से ये एक अच्छी बात होगी। लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, नवांश कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में भी भाग्य भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठे हैं। ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर मैं अरिष्ट चक्र पे एक बार ध्यान लेके आता हूं तो मंगल की दशा में और राहु और केतु की दशा में ऑपरेशन, चोट, गिरना पड़ना और कई बार परेशानी का माहौल बनेगा, मतलब हमें उसका ध्यान रखना होगा। जबकि गुरु और बुध आपको आगे बढ़ा रहे हैं। शनि की दशा में भी स्वास्थ्य में पेट की कमजोरी दिखाई दे रही है, जबकि सूर्य की दशा में बालों का झड़ना, सफ़ेद पड़ जाना बालों का, या कई बार पेट से संबंधित तो नहीं पर दांतों से संबंधित समस्या देखने को मिल रही है। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो आप ले सकते हैं शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और बुध की दशा में। इतना ही नहीं, हाँ, सूर्य की दशा में भी, बुध की दशा में भी, शुक्र की दशा में भी और बुध की दशा में भी ले सकते हैं। भाग्यशाली हैं आप, इसमें जरा भी संशय वाली कोई बात नहीं है। और इस कुंडली में गुरु और राहु केतु की दशा में माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूँ तो संतान को लेकर के ये कुंडली 100% बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ी कभी कभी देखने को मिलेगी, वो दिखेगी मंगल, राहु और केतु के साथ चंद्रमा की दशा में।
इतनी सारी चीज़ें हैं। ये कुंडली पूजा पाठ करेगी, इसमें ज़रा भी संशय वाली बात नहीं है। और 100% ये कुंडली ऊंची शिक्षा को प्राप्त करेगी, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर आरंभ में आप इसे बचा लेते हैं तो बाद में चल करके दिक्कत नहीं होगा। ग्रहों के अंश बल के आधार पर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सूर्य 50%, चंद्रमा 25%, मंगल 25% से कम, जबकि बुध 100% परिणाम कर रहे हैं। मतलब हम वाचाल न हो, इसका ध्यान भी रखना हो, क्योंकि उसके नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 50%, शुक्रदेव 25%, शनि राहु और केतु 25% से कम परिणाम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं, चित्रा नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम होगा। उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, पुष्य, पुनर्वसु और ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के हिसाब से 7 और 1 अच्छा रहेगा। विवाह इस कुंडली में हो मकर राशि मकर लग्न, तुला राशि तुला लग्न और कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातक जातिकाओं से। विवाह की दिशा पश्चिम और उत्तर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो है मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। दक्षिण दिशा के मकान में भी निवास कर सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा की तरफ। विदेश में जाना भी ठीक है, पर परमानेंट रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दादा दादी का सुख इस कुंडली में 100% से भी ज़्यादा है। दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार, रंग गेरुआ, पीला और नारंगी बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली में मारक होंगे शुक्र में मंगल और केतु, साथ ही साथ इस कुंडली में मारक होंगे बुध में राहु और मंगल, ये मारक होंगे। शनि इस कुंडली में सामान्यतया मारक होंगे क्योंकि तीसरे भाव में बैठे हैं, लेकिन उन पे राहु और केतु का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मंगल देख रहे हैं, इस वजह से शनि और मंगल की दशा जब एक साथ एक्टिव होगी तो कई बार वो मारक का काम करेगी। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।